हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हो कि आज हम जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मेनली भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर बेस्ड होंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम एचपीपीएससी शिमला के जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा अब कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ गंगा भागीरथी कहलाती है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ गंगा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा में मिलती है और संयुक्त धारा का जो नाम है वो गंगा हो जाता है, ये आपने याद रखना है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो संयुक्त धारा का जो नाम है वो गंगा हो जाता है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद बात करते हैं किस देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी नदी मिलती है और संगम होता है किसके साथ, वो अलकनंदा के साथ संगम होता है, यानी कि मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो नदी है वो मिलती है, कहाँ पर संगम होता है उसका, अलकनंदा के साथ, ये आपने याद रखना है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी का संगम होता है, कहाँ पे होता है, वो अलकनंदा में होता है। विष्णुप्रयाग स्थान पर धौली गंगा का संगम होता है किसके साथ, अलकनंदा के साथ, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, वो यमुना है, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं इन क्वेश्चंस के, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, वो यमुना है। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ये आपने याद रखना है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, वो यमुना है। और चंबल, बेतवा और केन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपने याद रखना है। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, वो गंगा है। उसके बाद आपको पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो विश्व में सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां जो है विश्व में सबसे बड़े डेल्टा किस डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। आपको पता होगा बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को पद्मा कहते हैं, ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र इकट्ठे बहती हैं, ऐसे संयुक्त प्रवाह होता है, तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, ये आपने याद रखना है। और भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, ये भी आपने याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। नदियों का उद्गम और मुहाना जो है, रिवर्स एंड एस्टोरी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी कहाँ पे निकलती है और कहाँ पे इसका संगम होता है। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के समीप राक्सताल से होता है और इसका जो संगम होता है वो चिनाब नदी में होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है, वो अरब सागर में इसका संगम होता है, मुहाना होता है।
उसी तरह रावी नदी के बारे में बात करते हैं। रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम स्थान होता है। चिनाब नदी में ये मिलती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ब्यास नदी के बारे में बात करते हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई पर से इसका उद्गम स्थान होता है। वह हरिके के समीप सतलुज नदी में इसका संगम हो जाता है, मिल जाती है, ये आपने याद रखना है। झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। ये भेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थान होता है और चिनाब नदी में इसका संगम हो जाता है। गंगा नदी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये आपको पता होगा। गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से इसका उद्गम स्थान होता है। समुद्र तल से 5165 मीटर ऊंचाई पर ये से होता है इसका उद्गम स्थान, और बंगाल की खाड़ी में ही इसका संगम होता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। ये बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थान होता है, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 3965 मीटर है, और प्रयाग इलाहाबाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसी तरह चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 616 मीटर है, और इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में ये मिल जाती है चंबल नदी। उसके बाद बात करते हैं शारदा नदी अथवा काली नदी, ये आपने याद रखना है। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से इसका उद्गम स्थान होता है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं घाघरा अथवा करनाली अथवा कोरियाल नदी, ये आपने याद रखना है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। घाघरा, करनाली और कोरियाला नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गपसातुंग हिमानी से होता है, और सारण तथा बलिया जिला की सीमा पर गंगा नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं गंडक झील के बारे में। नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल से इसका उद्गम स्थान होता है। पटना के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, आपको पता होगा। गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसका उद्गम स्थान है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है, मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद वेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। वेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थान होता है, और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में ये मिल जाती है। उसी तरह सोन नदी के बारे में बात करते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान होता है। पटना के समीप गंगा नदी में ये गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से इसका उद्गम स्थान होता है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उसी तरह नर्मदा नदी की के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान होता है, और खंबात की खाड़ी में ये नदी जो है वो गिर जाती है। उसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास इसका उद्गम स्थान होता है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है, मुहाना होता है। उसी तरह महानदी के बारे में बात करते हैं। महानदी मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहंबा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थान होता है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कटक के समीप, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्षिप्रा जो नदी है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वो इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से होता है। चंबल नदी में इसका संगम हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थान होता है। खंबात की खाड़ी में ये इसका संगम होता है, मुहाना होता है। कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम स्थान होता है। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, संगम हो जाता है, वहाँ मुहाना हो जाता है। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर के दूरी स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है, और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कावेरी नदी के बारे में पता होगा। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है, और बंगाल की खाड़ी में ये नदी इसका संगम होता है, मुहाना होता है, वहाँ पे ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसी तरह तुंग अथवा भद्रा नदियों के रूप में उद्गम होता है इसका। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम स्थान होता है, बाद में ये मिल जाती है, और कृष्णा नदी में इनका संगम हो जाता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने
भारत की जो प्रमुख नदियाँ थी, उनके उद्गम स्थान, उनके मुहाना, उनका संगम कहाँ होता है, उनके बारे में हमने डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लिया, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों की जो लंबाई है, किलोमीटर्स में हम डिस्कस करेंगे, लेंथ ऑफ मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो भारत में लंबाई है वो कितनी है, वो 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। यमुना जो है वो 1385 किलोमीटर है। चंबल जो है वो 965 किलोमीटर है। घाघरा जो है वो 1080 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। सोन नदी की जो है वो 780 किलोमीटर है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, ये आपको पता होगा। सतलुज की 1500 किलोमीटर है। झेलम की 1180 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, आपने लेना है अगर तो। महानदी की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। गोदावरी की जो है वो 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की जो लंबाई है, कृष्णा नदी, वो 1400 किलोमीटर है। कावेरी की 805 है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। तापी नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नदियों के किनारे स्थित जो महत्वपूर्ण नगर है, यहाँ से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडियन टाउन सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर्स। तो भारत में नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, मेनली ये पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आगरा जो नगर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो यमुना नदी के किनारे में है, ये आपने याद रखना है। मदुरै जो है वो वैगाई नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है। इलाहाबाद जो है वो गंगा यमुना सरस्वती का जो जहाँ पे संगम होता है वहाँ पर ये स्थित है। पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के स्थित है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुणे जो है, उसके बाद हम पुणे के जो है वो मूठा नदी के किनारे स्थित है। मूठा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कटक जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर आपको पता होगा ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है वो यमुना की नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर सतलुज के, और तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी तरह अयोध्या जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पढ़रपुर जो है वो भीमा नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी आपको पता होगा ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और डिब्रूगढ़ जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख नगर जो हैं वो नदियों के किनारे जो बसे हुए नगर हैं उनके बारे में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। 101% एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब हम फ्रेंड्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। अब हम इनके जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे प्रीवियस HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में, वन लाइनर है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडारी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा में मिलती है। तो बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वे कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, वो ताप्ती और नर्मदा है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपके HS के एग्जाम में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, LT टैट में पूछा गया था। तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी जो है वो रिफ्ट वैली घाटी से बहती है। नदी भीमरस घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है, वो आपकी नर्मदा नदी है। और किस नदी को तसांगपो के कहा जाता है, तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद कौन सी नदी अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो साबरमती नदी, आपको पता होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कावेरी जल विवाद जो है वो किन राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल स्टेट्स के बीच है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, ये आपको पता होगा। अब आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जो है वो उसका जो उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं होता है। भारत में की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियों के स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है। ये नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज दो हैं। तीनों नदियों का जो उद्गम स्थान है वो हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल के पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? वो ब्यास, रावी और चिनाब हैं। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। हरियाणा से बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो वो घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी जो है वो हरियाणा में मुख्य रूप से बहती है। हिमालय नदियों की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? इसमें पूरे वर्ष पानी का बहाव रहता है। ये पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया था, जो एचपीबीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किया गया था 2012 में। तो हिमालय नदियों की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? वो कि इसमें इसमें पूरे वर्ष पानी का बहाव रहता है। उसके बाद बात करते हैं लेह लद्दाख किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, आपको पता होगा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो सतपुड़ा जो है, ये आपको पता होगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है। अगला है कौन सा शहर निम्न में से लखनऊ, कोलकाता, कानपुर, कन्याकुमारी नदी के किनारे नहीं बसा है? तो कन्याकुमारी जो है वो नदी के किनारे नहीं बसा है। उसी तरह सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? वो मानसरोवर झील तिब्बत से है। ये आपने याद रखना है। इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है। ये आपने याद रखना है। कुंभ का मेला जो है वो इलाहाबाद में लगता है। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो गोदावरी है। ये आपको पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी अंत में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको पता होगा। उसके बाद आपने ये सुमेलित करने हैं। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो दीखो है, नर्मदा की तवा है, कृष्णा की मूसी है, कावेरी की भवानी है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा जो नदी हैं वो देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है, आपको पता होगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है, हमने डिस्कस किया है। छत्तीसगढ़ के सिहवा में कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है, ये आपको पता होगा। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको पता होगा। कोसी और गंडक जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। उसी तरह गंगा नदी का जो उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? वो गंगोत्री से होता है, उत्तराखंड से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कावेरी कावेरी नदी अंततः कहाँ मिल जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कोलकाता जो नगर है, शहर है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।